नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग धमाकेदार इस प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि 27 अक्टूबर को जो है इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। 17वीं बीपीएससी की आपको 17 नवंबर को परीक्षा होने वाली है और दिसंबर में आप लोगों का यहाँ पर जो है क्या नाम है, आप लोग की आरओ की परीक्षा होने वाली है। इन तीनों परीक्षाओं का अगर हम लोग टाइम पीरियड निकाले तो बहुत ही कम कम अंतराल पे तीनों परीक्षाएं होने वाली है। इसी कड़ी में मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये 50 दिनों का मैं एक तो यूपी पीसीएस लेकर के 50 दिनों का एक स्पेशल रिवीजन सीरीज मैंने चलाया हुआ है, ठीक है, वो तो है। और इसी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस सेट भी मैं यहाँ पर ले करके आता हूँ, जो करीब करीब आज 79 या 80वीं क्लास है, ठीक है, ये है। और इसमें मैंने करीब करीब 1800 से ज्यादा प्रश्न कर दिए। आपके पेपर तक उम्मीद है 3000 से ज्यादा प्रश्न तक मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आप इन छोटे छोटे रोज इन 20-20 प्रश्नों से ज्यादा नहीं लेकर आता, आधे घंटे क्लास लेकर। तो मैंने बार बार कहा है, मेरा लक्ष्य होता है कि आप रोज उठो, कुछ सीखो, गलती पहचानो और दिन भर अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। क्योंकि अभी मॉक टेस्ट और इन सबको हम अंतिम के दिनों में कराएंगे कि आप कितना तैयार हैं फाइनली उसके लिए। लेकिन अभी अपने आप को इंप्रूवमेंट करने का जो समय है, वो इंप्रूवमेंट करने के दौरान हम ये चीज चाह रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहाँ पर शाम को 4 बजे आप लोग की सब्जेक्टिव क्लास चलाई जाती है। जी भैया, सब्जेक्टिव क्लास चलाई जाती है, जहां पर विषयवार तरीके से पॉलिटी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं, वो है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को क्या एंशियंट हिस्ट्री से यहाँ पर हिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। और उसी के साथ साथ फिर आपका भूगोल, फिर आपका विज्ञान, ये 4 विषयों पर बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर इन 50 दिनों में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरी इस क्लास को अगर नहीं देखते, देखा करिए शाम को 4 बजे। प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं, जहां आपको पॉलिटी की क्लासेज मिल जाएंगी एक क्या प्लेलिस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए भैया, आज के पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं और सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है? और भैया, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं पहले कह रहा हूं, सब्सक्राइब करोगे आप खुद समझ जाओगे कि सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है मेरा चैनल। पहली बात तो अगर क्लास अच्छी लगेगी दोबारा तभी देख पाओगे जब सब्सक्राइब, क्योंकि वरना यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, अगर आपको तैयारी समझ, तो 7905095134 ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, जो इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां पर मैसेज करके कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, आपको पता है प्रधानमंत्री, जी भैया, प्रधानमंत्री क्या काम करता है? जो हमारे देश का क्या होता है कामकाज, जो है मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। लेकिन हमारे देश में सारे काम किसके, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो यहां पर अनुच्छेद 78 है जो उसके दायित्व के बारे में बताता है। दायित्व क्या बताता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी दोनों चीजों को, चाहे प्रशासन संबंधी बात की जाए या फिर जो है विधान संबंधी, दोनों चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है मंत्री परिषद, ध्यान समझिएगा, कभी भी प्रधानमंत्री कुछ भी अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए मंत्री परिषद का सहमति और मंत्री परिषद के बैठक में भाग लेना जरूरी है, ठीक है। यही जो है केवल उसके स्वाविवेक पर हर चीज नहीं छोड़ी गई है हमारे संविधान में, ठीक है। के सभी विनिश्चय, ये जितनी भी चीजें डिसीजन लेगा, चाहे प्रशासन के, विधान के, मंत्री परिषद की उपस्थिति में, वो क्या करेगा भैया? अनुच्छेद 78 कहता है कि वो राष्ट्रपति को उसके बारे में सूचना देगा, ठीक है। यही क्या होता है, यही प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। आखिर भैया सारे कामकाज किसके लिए होते हैं? आपके राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं ना। तो राष्ट्रपति को पता होना चाहिए ना, क्योंकि अंतिम में जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा वो काम हो ही नहीं पाएगा। यही तो दिक्कत है। चलो, हर फाइल भैया राष्ट्रपति कार्यालय जाती है। सब मत सोचना कि राष्ट्रपति केवल बैठा होता है, मतलब उसके पास भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हाँ, वो स्तर की जिम्मेदारियां नहीं है जो स्तर की जो है आप लोग सोचते हो कि जैसे जो अमेरिका में राष्ट्रपति के पास होते, नहीं, उस स्तर के नहीं है। लेकिन हाँ, हर कामकाज हमारे देश में राष्ट्रपति के अधीन हो करके जाता है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से, भैया वह कौन सा क्षेत्र है जिससे राष्ट्रपति द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु मनोनीत नहीं किया जा सकता?
चलिए भैया, बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही। देखिए आपको पता है हमारे संविधान के चौथे शेड्यूल में, जी भैया चौथी अनुसूची में, इसमें जो है मनोनीत करने, राज्यसभा के इलेक्शन जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में है, जिसके अनुच्छेद 82, जी भैया अनुच्छेद 82 के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा की जाती है कि यहाँ पर मनोनीत किए जाने के बारे में। तो यहाँ पर पता अधिकतम 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो वो कौन कौन से, साहित्य होता है, विज्ञान होता है, कला होता है, समाज सेवा होता है, सहकारिता जैसी कोई भी बात वहां पर नहीं की गई है, ठीक है। मतलब से खेल को भी जोड़ा गया था, बाद में उसमें खेल को भी जोड़ा गया था। सबसे पहले आपके जो है सचिन तेंदुलकर को जो है मनोनीत किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला हुआ है, उनके लिए भी शायद भारत रत्न में संशोधन किया गया था। और उन्हीं के लिए फिर जो है इसमें क्या कहते हैं, राज्यसभा मनोनीत करने के लिए भी कुछ संशोधन शायद किया गया था। तो मतलब उन्हें जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, यूपीए का जब शासनकाल था, उस समय उन्हें ये क्या है सुविधाएं दी गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा, जी भैया सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा यहाँ पर संघ और राज्यों के मध्य, चलिए, विवादों को अधिनिर्णित करता है, मतलब क्या करता है, सॉल्व करता है, निर्णय देता है, बताइए कौन सा भैया। तो देखिए आपका अनुच्छेद 131, जी भैया अनुच्छेद 131 क्या बताता है कि जब भी कुछ ऐसा आएगा जिसमें संघ और राज्य के बीच विवाद देखने को मिलेगा, तो भैया प्रारंभिक, यानी कि आपको शुरुआत में ही यही आना है, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक को हम लोग क्या कहते हैं यार, ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। दरअसल प्रारंभिक को प्राइमरी नहीं कह सकते, इसका अलग नाम होता है, इसीलिए भैया मैंने जो है थोड़ा सा नीचे देख के याद करने की कोशिश की क्या होता है, ठीक है। तो आरंभिक माने ओरिजिनल, जी भैया, यानी कि ओरिजिनल क्या होता है, ओजी जानते हो ना, तो ओजी है भैया आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या है इन दोनों के मामले में ओजी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। चलो भैया लाइक कर दो इसी बात पे, ठीक है, लाइक जरूर जरूर कर दिया करो, आप लोग बहुत गंदा काम करते हो, लाइक नहीं करते हो। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, देखो ऐसे ही महत्वपूर्ण, बार बार कहता हूं बहुत लंबी क्लास नहीं लाऊंगा, लंबी क्लास आपके 15-20 दिन में कराऊंगा, वही आपके जो है 10-15 के बाद से कराऊंगा 27 के बीच में। तो उसी में 12 से 15 क्लास का मेरा टारगेट होगा, मॉक टेस्ट करा दूंगा, जिससे आप लोग की पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है। मतलब जो तैयारी इधर देखो मेरा टारगेट, जो अगर मुझसे पूछोगे, मेरा टारगेट है कि 10 अक्टूबर तक मैं किसी तरह से अगर जो है सब्जेक्ट्स खत्म करा दूं, ठीक है। पॉलिटी लगभग लगभग मैंने 60-70% खत्म कराई, इसको करा दूं, विज्ञान ये करा दूं, बीच अंतिम मेरा भूगोल और विज्ञान बचेगा, वही बस एक बार मैं अगर ये 10 अक्टूबर तक खत्म करा ले गया, तो फिर जान के चलो आप लोग को मैं पूरी प्री के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है भैया, एक बार जाके देख लो, खुद समझ जाओगे कि क्यों मैं कहता हूँ पढ़ लो। अगर आपको पॉलिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप पढ़ लो, ठीक है। वहां पर जितने आसान से मैंने मूल अधिकार और इन सब चीजों को समझाया ना, पढ़ लोगे तुम्हारा ही फायदा। तो वहां पर भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, केशवानंद भारती विवाद। बहुत लोग चौंक गए, देखिए केशवानंद भारती विवाद हमारे संविधान में मौलिक ढांचा से संबंधित है, ठीक है। तो जब मौलिक ढांचा की बात आती है तो यहाँ पर आपको दिमाग में तुरंत ही आता है, तो यहाँ पर देखिए लेकिन इसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण शक्ति, मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके नीचे, उन पर हाई कोर्ट्स का जो है क्या कहते हैं, उन पर क्या कहते हैं वो होना, अनुलंघनीय होना, ठीक है, अनुलंघनीय होना, ये जो है इसी के अंतर्गत आया गया था, ठीक है। इनवायबल, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इनवायबल, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अनुलंघनीय क्या इनवायबल कहते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, कब से प्रभावी हुआ। देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में एफआरबीएम एक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली लाया क्यों गया था, ये लाया गया था कि जो हमारे यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे कितना परसेंट हमें अपने जीडीपी का जो है क्या रखना है, फिजिकल डेफिसिट रखना है, हमें किस प्रकार से जो है सरकार को जो है किस प्रकार से राज्यों को पैसे देने हैं, राज्यों को कितना जो है बाहर से कर्जा लेना चाहिए, सरकार को कितना जो है कर्जा उठाना चाहिए, इसे कितना कम, ये सब पूरी एक जो है नीति बनाई गई थी, इसको कानून द्वारा पास कराया गया। तो सरकार ने कहा था कि हम इस दिशा में काम करेंगे।
ठीक है। लेकिन फिर बीच में कोरोना आया, कोरोना आने के बाद इसमें सुधार भी हुए हैं, ठीक है, कोरोना आने के बाद इसमें सुधार भी हुए थे, और करीब 2022-23 का जो बजट था उसमें जो है इस एक्ट में संशोधन भी किया गया था। तो वो तो एक अलग चीज होगी, मैंने आपको जिस्ट बता दिया कि क्या है कैसे है। लेकिन अगर पूछा जाए ये प्रभावी कब हुआ था, देखिए प्रभावी होने का मतलब लागू कब हुआ था, तो ये 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ था। देखिए लागू 5 जुलाई 2004 से हुआ था, लेकिन इस अगर देखा जाए तो पारित अगर जो है ये 2003 में पारित हो गया था, ठीक है, पारित ये 2003 में हो गया था। इसे एफआरएम एक्ट 2003 भी लिखते हैं, ठीक है, 2003 भी लिखते हैं। ये पारित हो गया था, लेकिन प्रभावी ये जो है आपके 5 जुलाई 2004 को हुआ था। इसमें बताते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना होना चाहिए, साल दर साल कितना होना चाहिए, स्टेट्स को अपनी जो है कितना कर्जा लेना चाहिए अपने एसजीडीपी का यानी कि स्टेट जीडीपी का। इन सारी चीज़ों पर जो है इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, और इसकी जो है एक समिति भी बनी थी इसके लिए, उन्होंने ये चीज़ बताया थी, इसके संबंध में ये फिर चीज़ें लागू की गई थी। तो नगद आरक्षित अनुपात और तरलता में कैसा संबंध पाया जाता है, बहुत ही बेसिक, मतलब इसे कहते हैं बेसिक प्रश्न होना। आप एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे, एनसीईआरटी उसमें आपको मिलेगा, क्लास शायद 11th का ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, उसी में था। देखिए भैया इसे क्या कहते हैं, नगद कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, सीआरआर, आपको पता है सीआरआर एसआरआर, ये दो चीजें होती हैं जो क्या है, आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि आपको इतना मेंटेन करना होता है, ठीक है, क्या कितना इतना मत जानो, बस ये जानो क्योंकि ऐसे ही आते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों जब आरबीआई के द्वारा बताया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि बैंकों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो, मार्केट में कैश फ्लो कैसा हो, इसको मेंटेन करने के लिए दोनों को समय समय पर किया जाता है। तो भैया अगर सीआरआर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो मनी लिक्विडिटी मार्केट में घटेगी, यानी कि कैसा होगा, विपरीत होगा। यानी कि ये बताओ अगर बैंक तुम्हें पैसा देने की बजाय अपने पास रखने लग जाए तो क्या होगा, तुम्हें देने की बजाय अगर अपने पास रखने लग जाएगा तो तुम्हारे पास पैसा नहीं जाएगा, क्या मनी फ्लो कम हो जाएगा मार्केट में, तो क्या लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, समझ के चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा बहते रहना, ठीक है, यही होता है, मतलब सर्कुलेशन में होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी नहीं की जाती, यहां पूछ रहा, बताइए। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ने की आदत डालो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, कम से कम 2 बार। चलिए भैया बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है आपके आईएमएफ द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, किसके भैया, वर्ल्ड बैंक। जबकि जो 3 रिपोर्ट हैं, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ये सभी आईएमएफ द्वारा होता है, बल्कि ये क्या, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक से प्रश्न आपसे ये पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर इसे बहुत हार्ड पढ़ाइए, आईएएस लेवल की क्वेश्चंस कराइए। मैं कहता हूं भैया तुम मूर्ख हो, क्या हो, मूर्ख हो, तब तुमने अभी तक जो है आयोग के पेपर पैटर्न को समझा ही नहीं है। मैंने देखो 20, 21, 22 ये 3 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ, प्ले लिस्ट बनाया, जाके देख लो, कर लो, जल्दी जल्दी समझ जाओगे कैसे प्रश्न पूछता है। 23 का भी आपका जो है समय रहा, अगर रिवीजन के बाद तो करा दूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट में हो सके पहले 23 का ही कर, नहीं 23 का भी है, ठीक, मुझे याद है 23 का भी मैंने कराया हुआ, लेकिन प्ले लिस्ट नहीं बनाया, 23 का भी है, आप उसके बस वीडियोज में देखना पड़ेगा, है वो भी है, मैंने कराया हुआ, अच्छे से याद है। चलो जनगणना मतलब ये 20 से लेके 23 तक का 4 साल का है, वो आप तो प्लेलिस्ट है, 23 का थोड़ा सा खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है, देखिए वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात क्या होता है, जब आपकी उम्र 65 से ज्यादा हो जाती है तो ये माना जाता है आप वरिष्ठ हो गए। अब 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में, ठीक है, 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोग क्या माना जाता है कि ये कार्यशील होते हैं, ठीक है, मतलब ये वर्क लेबर फोर्स, यानी कि इनमें काम करने की क्षमता होती है, ठीक है। और जब इसी से ज्यादा हो जाते हैं आप तो क्या आपको अलग गिना जाता है। तो ये जो है 65 या उससे अधिक आयु के लोगों का 15 से 64, जी भैया 15 से 64, ठीक है, के बीच का अनुपात, जी भैया 65 प्लस
और 15 से 64 के बीच इतने कितने लोग हैं, इतने जितने लोग हैं, इन दोनों का अनुपात ही आपका क्या, वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है निकाला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये लेबर फोर्स पे जो है निकाला जाता है। तो 2011 के अनुसार ये 14.2 था। कितना, 14.2 था, जो आपके 2001 में 10.9 था। यानी कि भैया आप समझ क्या रहे हो, यानी कि ये निकल के आ रहा है कि हमारे यहाँ पर ओल्ड एज वालों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऊपर वाला ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा तब होगा ना जब नीचे वाला कम होगा। यानी कि यंग लोग कम हो रहे हैं, बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। पहले कम था, यानी कि क्या था कि पहले बूढ़े लोग कम थे। आने वाले समय में इसे और बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सर्वाधिक सत्व वाले, ठीक है, 4 तत्व हैं। सत माने परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक कौन कौन से पाए जाते हैं उन्हें बताओ। यहाँ चारों देखोगे एक ही तत्व है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से मेंटेन करना है। बेसिकली आप इन्हें कैसे मेंटेन करेंगे, आप इन्हें करेंगे आरोही क्रम में मेंटेन। ठीक है, आरोही क्रम में इन्हें आप बताइए क्या होगा, कितना होगा। फास्फोरस भी होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम भी होता है, यहाँ आप लोग को दिया गया है, कहीं दिया है कहीं नहीं दिया है। फास्फोरस भी होता है, देखो फास्फोरस 1%, कैल्शियम 1.5%, नाइट्रोजन 3.2%, हाइड्रोजन 9.5%, कार्बन 18.5%, ऑक्सीजन 65%। तो सी इसका सही जवाब है। 65%, 18.5%, 9.5% और फिर कितना, 1.5% और फास्फोरस 1%। यही हमारी बॉडी में सही तरीके से परसेंटेज पाए जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर विटामिन दिया है, रोग दिया है, बताइए कौन सा विटामिन किस रोग के संबंध में यहाँ पर होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया इस क्लास में आप पता है, इस क्लास को आप देख के क्या समझ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं मैं एक क्लास लेकर के आता हूं ये सोच करके मैं पढ़ाता हूं कि आपने पढ़ाई कर ली है, आप एग्जाम के लिए खुद को एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप गलतियां कर रहे हैं अगर, तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों पर यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, प्रकाश डालना मेरा काम होता है। और कुछ ऐसे चीज जहां पर मुझे लगता है कि इसके बारे में हो सकता है तुम्हें नॉलेज ना हो, तो उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे क्या हो सके उसके बारे में तुम्हारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। मतलब इस क्लास के बाद जाओ तो कंफ्यूजन ना हो, मेरा एक ही लक्ष्य होता है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, बस इस हिसाब से मैं पढ़ा दूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सोचता हूं कि ये किताब में तो है तुम्हारे, लेकिन ये है कि नहीं है, तो नहीं है तो उस चीज को मैं यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब D, E, B2, B7 आपके जो है किताब में होगा। ठीक है, अब बताओ तुम लोग को क्या लग रहा है। तो देखो भैया आपके जो जनन क्षमता में कमी है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। डी की कमी से क्या होता है, अगर डी की कमी से नहीं पता, चलो चर्म रोग किसकी कमी से होता है, तो चर्म रोग भैया विटामिन B7 की कमी से होता है। अब देखो यहां पर आ जाओ, क्या कह रहा है, बी का 1 और डी का 2, तो बी का 1 और डी का 2 यहां है, बी का 1 और डी का 2 और कहीं दिख रहा है आप लोग को भैया, नहीं दिख रहा, यानी इसका सही जवाब ए हो जाता है। अब जो चीजें बच रही हैं वो क्या है, इसका तीसरा हो जाएगा और इसका चौथा हो जाएगा। अच्छा देखो विटामिन डी की कमी से जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है, जी भैया ऑस्टियोमेलेसिया, ये क्या होता है, बेसिकली आपके जो हड्डी होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, आपकी हड्डियां जो है क्या हो जाती, इस रोग के बाद सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती हैं। तो आपका बॉडी जो है ना, मतलब वो हड्डियां से आपकी हड्डी स्ट्रांग है, तो क्या है, आपकी हड्डी स्ट्रांग है तो क्या है, आप ऐसे कर सकते, लेकिन जब हड्डियां मुलायम हो जाएंगी तो ये ऐसी जगह पीछे भी चला जाएगा, जो आप अपने पैर पे खड़े खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि आप ऐसे झूल के गिर जाएंगे। ये सारी चीजें जब आपकी हड्डियां सॉफ्ट होंगी यानी कमजोर हो जाएंगी, उनमें वो क्षमता नहीं रह जाएगी, तो ये होता है। तो ऑस्टियोमेलेसिया जो है इसी के कारण होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में कैल्शियम या फॉस्फेट, ठीक है, आपको पता है कि विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी चाहिए, अगर उसकी कमी होता है तब भी ये रोग होता है, फॉस्फेट की कमी हो तब भी ये रोग होता है। उसके बाद किलोसिस जो आपने देखा, किलोसिस क्या होता है, दरअसल आपके जो ये मुंह देख रहे हो, मुंह मुंह के साइड साइड में या एक साइड या दोनों साइड, किसी भी साइड जब आपका लाल हो जाए, फटने लग जाता है, वो इची होता है, मतलब खजुलाहट होती है, और क्या कहते हैं उसके बाद पेन भी होता है, तो ये होता है। बहुत लोग के आप देखते हो कि होठ साइड साइड फट रहे होते हैं, ठीक है, वो भैया विटामिन इसी B2 की कमी से हो रहे होते हैं। ठीक है, वो भी एक जो है कमी के कारण होता है। आप जो बहुत कुछ लोग को आप देखते होगे, कुछ लोग के ऐसे साइड साइड हो जाता है, हल्का रेड हो जाता है और बहुत गंदा सा दिखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम, जी भैया नाम समझिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस एक परिवर्तन में, मतलब एक चेंज होता है, वो कौन सा है जो ट्रिप्सिन यहां पर करता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है भैया,
देखिए भैया, ये आपके जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में आपके जो है प्रोटीन को पचाने में, तो प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में ये जो है कन्वर्ट करता है, ठीक है। और छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने में ये क्या करता है, सहायक होता है। छोटी छोटी उसे में क्या करता है, छोटे छोटे में तोड़ करके उसे करता है, और ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है ना, वो आपके पेनक्रियाज, ठीक है, यानी क्या, अग्नाशय द्वारा ये जो है स्रावित होता है। ट्रिप्सिन आपके अग्नाशय से क्या, पेनक्रियाज कहते हैं, वहां से स्रावित होता है, ठीक है। तो समझ के कहाँ से होता है, क्या करता है, किस किस काम में आता है और किस प्रकार उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। ल्यूकेमिया नामक रोग तब उत्पन्न होता है जब, चलो भैया ये प्रश्न मैंने 3-4 बार, 1872वां प्रश्न 3-4 बार मैंने करा दिया। आप कहोगे सर इतना कैसे याद रखें, तो बेटा जब तुम इतनी छोटी चीज नहीं याद कर पाओगे तो अभी तो बहुत कुछ तुम्हें याद करने की जरूरत है पेपर तक, ठीक है। चलो बताओ, तो जितने लोगों ने इसे, देखो इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, इस रोग को ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और इसका सही जवाब यहां पर क्या है, रक्त में जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो आपका ल्यूकेमिया होता है। बेसिकली होता क्या है, आपके जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, सेल्स का एक फॉर्म होता है, लेकिन जब बेढंग रूप से, जो सेल्स का जो रूप होता है उसने बेढंग रूप से जब सेल्स का निर्माण होने लगता है, तो वो पूरी साइकिल को, पूरी क्या कहते हैं, मैंने पूरी जो एक क्या कहते हैं जो तरीका, उस तरीके को खराब कर देता है। इससे क्या होता है, इससे ये होने लग जाता है कि इन्फेक्शन, पेन, ठीक है, ये आपको देखने लग जाता है। और जो ये सेल ग्रो जो होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ये क्या है, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसी में जो है जब ये यही जो सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हो रहे हैं, मतलब जो बेढंगी सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, वो बहुत तेजी से होने लग जाते हैं और बहुत दिनों तक वो बने रहते हैं। तो इससे क्या होता है भैया, आपका ल्यूकेमिया, जो रक्त कैंसर कह रहे हो, आपको पता ना कैंसर क्या होता है। कैंसर कुछ नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कैंसर क्या, कैंसर बेसिकली ये है कि आपका बॉडी का कोई पार्ट जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में ना हो करके उससे बेढंग स्थिति में हो गया है, और वो आपके बॉडी में क्या कर रहा है, अन्य अंगों को भी प्रभावित कर रहा है, बस वही कैंसर हो जाता है और कुछ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर है, क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है आपके ट्यूमर बन जाता है, आपके अंदर बॉडी पार्ट्स को पेन करने लगता है कई जगह। तो जैसे माउथ कैंसर हो गया, वैसे महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर होता है सबसे ज्यादा। गेहूं का दाना होता है, अब तो पता है एड्स पर भी काफी अच्छी खासी जो है, अभी इंडिया में तो उतना नहीं आया है, लेकिन फॉरेन में एड्स को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी वो लोग अपने यहाँ डेवलप कर चुके हैं। और वहाँ कैंसर को लेकर के भी बहुत हद तक अच्छा खासा जो है वो क्या कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, अब भाई बस यही कि महंगा बहुत है। महंगा होने का कारण ये है कि जो खोज करते हैं ना वो पैसा कमाना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है भैया। देखो क्या होता है ना, इंसान जब किसी अपने की जान बचाने के लिए ना वो अंधा हो जाता है, वो खुद को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसी का फायदा हॉस्पिटल्स और जो खोज करते हैं वो उठाते हैं, ठीक है। अब यही सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ठीक है अभी अपने इंडिया की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पूंजीवाद है तो उससे कोई अछूता नहीं है। तो गेहूं का जो दाना होता है भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ गेहूं का दाना का सही जवाब क्या दिया है, सी जवाब दिया, एक फल होता है, तूने क्या फल जवाब दिया है वो सही कह ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं, कितना आसान सा प्रश्न है भैया, जवाब दे दिए, नहीं दे पाए तो सुन लो, वाष्पोत्सर्जन। अगर तुम इसमें भी कंफ्यूज थे तो तुम यकीन मानो तुम बेसिक चीज को नहीं पढ़े, या साफ कह रहा है, बेसिक सा पॉइंट कह रहा है कि ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ऊपर से चला जाएगा भैया, वाष्पोत्सर्जन हो गया। और क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अगर उस एंजाइम में ऑक्सीजन आया वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो यहां पर भैया उस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, नाइट्रोजिनेंज। जी भैया, नाइट्रोजिनेंज क्या होता है, ये जो है क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हो ना, ये जो है आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें भाग लेता है। स्थिरीकरण माने क्या होता है, जो नाइट्रोजन आपका साइकिल चलता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे ये नाइट्रोजन को अमोनिया में भी बदलता है, जो डायोजोट्रॉप्स के द्वारा होता है, ठीक है। डायोजोट्रॉप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा ये नाइट्रोजन को किस में, अमोनिया में भी कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजिनेज, ठीक है, एंजाइम।
क्लियर। और मोलिब्डेनम इसका एंजाइम का घटक होता है, मोलिब्डेनम MO, ठीक है, ये इसका घटक होता है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह का निवारक का कार्य करता है? मतलब क्या कहते हैं प्रतिरोधी मंदक, मतलब एंटी, एंटी की बात कर रहा है, दोनों चीजें, लेकिन क्या एंटी की बात कर रहा है? तो बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्या जवाब दिया भैया, कार्टिसोल, कार्टिसोल जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। कार्टिसोल जो है यहां पर ये आपके कौन से एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से, एड्रीनल ग्रंथि के जो आपका कॉर्टेक्स भाग होता है उसी से जो है आपका क्या नाम है, ये कार्टिसोल जो है स्रावित होता है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक भाग समूह का एक हार्मोन है जो किस प्रकार से एंटी सप्रेशर और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करता है, एंटी सप्रेशर और एंटी इन्फ्लामेटरी। दरअसल विज्ञान में जानबूझकर मैं अंग्रेजी बोल देता हूं जिससे आप लोग को, बहुत लोग को हिंदी विज्ञान में खास करके बायोलॉजी और काफी चीजों में दिक्कत करता है, तो वो थोड़ी मोड़ी उतनी अंग्रेजी समझते हैं तो उससे वो उस चीज को कैच कर लेते हैं। गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है भैया बताओ, यहां पर गर्भावस्था की जांच के लिए इसका जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा है, देखो भैया, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिक, क्या है ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कोरियोनिक, वरना योनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, उसके बाद क्या है गोनेडोट्रोपिक, 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 ठीक है, गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, यही आपका SCG हो गया, ठीक है, SCG। दरअसल आप लोग देखते हो कि जब कोई गर्भवती है कि नहीं, आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि आप जो है महिलाओं का जो आपका क्या कहते हैं यूरिन होता है, उससे जांच के द्वारा पता लग जाता है कि वो गर्भवती है कि नहीं। उसमें होता क्या है, दरअसल जो ये हार्मोन होता है, ये हार्मोन आपके प्लेसेंटा में होता है। इस हार्मोन का जो आप देख रहे हो इसका निर्माण आपके प्लेसेंटा में होता है, ठीक है, प्लेसेंटा में इसका निर्माण होता है, जो ये हार्मोन देख रहे हो। इससे क्या होता है, इस हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियस होता है, इससे हार्मोन के स्राव को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को बनाए रखना होता है, जिससे क्या होता है आपका भ्रूण गर्भाशय में सुरक्षित रहता है। माने कि अगर आपका भ्रूण गर्भाशय में सुरक्षित है उसके लिए हार्मोन जरूरी होता है। जब आपका गर्भकाल यानी कि जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो ये हार्मोन का स्राव जो है अधिक होने लगता है उसकी सुरक्षा के लिए, और ये जब आपके क्या नाम है यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है। तो जब भैया भ्रूण बड़ा होने लगता है, आपको पता है ना कि तुरंत नहीं पता लगता कि जो है आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, आपके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको पता लगता है कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। क्यों? क्योंकि वो जो स्राव बढ़ जाता है, जब आपके यूरिन में आने लगता है, तो उस टेस्ट किट में वो जब यूरिन आता है तो उससे पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। इसका मेन रीजन ये होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है, गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है, बताइए कहां पर अवस्थित है? यूएसए, रूस, जर्मनी, कनाडा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया गोरकी जो है औद्योगिक क्षेत्र है आपका किसका? रूस का, जी भैया रूस का। रूस के कई सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। मास्को, ठीक है, मास्को, टूला, जी भैया टूला। देखो आपका जो गॉर्गी फेमस है, ये आपके हवाई जहाज बनाने के लिए फेमस है, ठीक है, ये भी जान लेना, हवाई जहाज के निर्माण के लिए मास्को, टूला। उसके बाद यहाँ पर मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, मैग्नीटोगोर्स्क। उसके बाद क्या है भैया? चोलियाम्बिस्क, चोलियाम्बिस्क, ठीक है, चोलियाम्बिस्क, ठीक है। तो ये सब जो है उसके महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, मास्को, टूला, चोलियाम्बिक्स, गोरकी, और उसके बाद मैंने बताया मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, ये सब है। चले भैया अगले प्रश्न के बाद, इसके बाद आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलो भैया, अगर आप लोग मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देखते होंगे तो अभी जवाब तुरंत आप लोग दे दिए होंगे। हर संडे को भैया, संडे को करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास लेकर के आता हूं, जो वीकली लेकर के आता हूं, जहां पर चुनिंदा प्रश्नों को कराता हूं, और आप खुद देख लेंगे कि वहां पर मैं जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आते हैं, कौन लाता है,
किस लिए लाता है, क्या उस रिपोर्ट में बातें निकल के आई, इंडिया के रेफरेंस में क्या है, क्योंकि भैया आपका आयोग यही सारे प्रश्नों को पूछता है। और वहां पर आप देखेंगे ना, मैंने दरअसल इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जितना अपना रिसर्च कर पाया उस हिसाब से मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर के आता हूँ हर संडे को वीकली, क्योंकि मुझे ये चीज मैं समझ गया हूँ कि आयोग सब नहीं पूछता, आयोग बहुत चुनिंदा चीजों को और अपने फोकस तरीके से ही वो पूछता है, ये मैंने देख लिया। तो जितने उन्होंने क्या यू या नीपी द्वारा जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। दरअसल ये जो है, जो यूएन एजेंडा 21 है, ठीक है, उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वैश्विक मतलब ग्लोबल आपके इन्वायरमेंट क्या सिचुएशन है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में डिटेल जो है क्या आपकी रिपोर्ट लेकर के आता है, उसी को पब्लिश करता है, ठीक है, यूएनईपी इस आउटलुक के जरिए। चलिए भैया आज का आखिरी प्रश्न, एरोजेल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं, तो भैया ये किस संदर्भ में देखे गए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जानना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, इंसुलेशन। दरअसल भैया हाल ही में इसरो द्वारा विश्व का सबसे हल्का इंसुलेशन बनाया गया। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी को एरोजेल का, अगर आप दरअसल सिलिका एरोजेल का बेसिकली नाम देखा जाए तो सिलिका एरोजेल का निर्माण आपके जो है इसरो ने किया है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है दरअसल इसमें देखा जाए हवा बहुत है, पदार्थ कम है, ठीक है, इसमें लगभग इसके निर्माण में देखा जाए तो हवा 99% इसके अंदर हवा है, ठीक है, और लेकिन ये होता ठोस है, ठीक है, लेकिन इसमें हवा 99% होती, हिसाब से इसे बनाया गया है, ठीक है। ओके आप पता है इसके द्वारा जो अभी यूनिफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, जिससे आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर पे जो कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पता है कि भारी यूनिफॉर्म होगा तो उनके लिए दिक्कत होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो इंसुलेशन काम करेगा, बाहरी मौसम से बचाएगा, दूसरी चीज क्या है, उन्हें क्या मिलेगी, वेट हल्का होगा तो उन्हें उनकी इफिशियंसी भी ज्यादा होगी। तो इसरो ने भैया किया इसे एरोजेल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक जो इंसुलेशन के रूप में प्रयोग होता है और विश्व का सबसे हल्का है, सिलिका जेल बेसिकली इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को, इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे जो है आप इसका प्रयोग पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर यानी कि क्या स्पेस में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो इन दोनों स्थितियों में इसका प्रयोग करने की कैपेबिलिटी इस सिलिका जेल या सिलिका एरोजेल में है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी, क्योंकि एक ही चीज को मैंने यहाँ क्लियर किया है जो आपके लिए जरूरी है। तो इस साथ इस क्लास से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से कल सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, 2 टाइम पे क्लास होती है, जरूर जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते जरूर जरूर करिए। और भैया डेली सुबह 10 बजे आ जाए करिए, यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि बार बार करो, ये प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। प्रश्न कम होते हैं लेकिन जानकारी इतनी होती है कि आपको आगे बढ़ने का ही रास्ता दिखाई देता है। मैं जानबूझ के चीज़ों को नहीं खींचता हूं, क्योंकि मेरा मतलब ये होता है कि तुम्हें जब चीज़ों के बारे में उतना पता है तो उसके बारे में और बता करके आपका समय ना खराब किया जाए, बल्कि क्या आप उस समय में कुछ और सीखे जो आपको पता ना हो, जहां आपको कमजोरी लग रही हो। इसलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दो।